बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भैरव सिंह जी शेखावत, भैरव सिंह जी शेखावत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर मौजूद सारे पूज्य संतगण और राजस्थान के यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, महाराजा धीराज श्रीमान गज सिंह जी, श्रीमती हेमलता राजे साहिबा जोधपुर, और बहुत ही गतिशील व्यक्तित्व के धनी कुशल वक्ता संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जोगाराम जी पटेल, संसदीय कार्य विधि और न्याय मंत्री राजस्थान सरकार, राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन जी दिलावर, श्री मदन सिंह जी राठौर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष श्री राजन जी गहलोत, सांसद राज्यसभा पीपी चौधरी जी, अतुल भंसाली जी, देवन जी जोशी, बाबू सिंह जी राठौर, श्री भैरव राम जी सियोल। बाद में मंच पर मेरे आग्रह पर आए हैं श्री नरपत सिंह जी, पूर्व मंत्री, श्री राजन जी पालीवाल जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर, प्रोफेसर श्री महेंद्र सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण। संचालन तो महेंद्र सिंह जी राठौर ही कर रहे हैं ना? वाह, बहुत बढ़िया। और यहां मेरे मंच के सामने बैठे मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद जोधपुर की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। आप लोगों ने तालियां बजाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत की राजनीति के शिखर पुरुष स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत की मूर्ति के अनावरण के इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना, इसे मैं अपना सौभाग्य का विषय मानता हूं। कल उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धा के साथ उनकी स्मृति को नमन करता हूं और साथ ही साथ अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। साथियों, आदरणीय भैरव सिंह जी का जहां तक प्रश्न है, वह आज शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो जीवन मूल्य हैं, उनके जो संस्कार हैं और उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है, जो बराबर उनके आचरण में हमको देखने को मिली है, वह किसी भी सूरत में हमारे बीच से समाप्त नहीं होने वाली है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। जो भी जिन जीवन मूल्यों को अपनाकर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी की है, मैं समझता हूं वह सब सारे जीवन मूल्य सदैव सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए हम लोगों का मार्गदर्शन करते ही रहेंगे। मैं जानता हूं, लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। बहुत सारे लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोग हैं जो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए करते हैं, लेकिन मैंने आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत के व्यक्तित्व को जो देखा है, परखा है, उनके सानिध्य में लंबे समय तक रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। भैरव सिंह जी शेखावत का ऐसा व्यक्तित्व था जो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते थे, सत्ता में रहें अथवा न रहें बराबर राजनीति करते थे, तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते थे। यह था स्वर्गीय भैरव सिंह जी का व्यक्तित्व। राजस्थान के एक छोटे से गांव से, साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति तक की यात्रा की है, और मैं समझता हूं कि यह आम लोगों के लिए वह सदैव एक प्रेरणा के केंद्र बने रहेंगे। उनकी जो पूरी जीवन यात्रा रही है वह बताती है, अगर मनुष्य के इरादे मजबूत हों, दृढ़ संकल्प शक्ति हो,
मेहनत यदि ईमानदारी से हो और नैतिकता के साथ हो तो मेरे बहने भाइयों, तो इंसान कितनी ही विपरीत परिस्थितियों को अपने बस में कर सकता है और उन पर विजय भी पा सकता है। और यह यदि देखना हो तो स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत के व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। वह बराबर उपराष्ट्रपति बनने तक तो बराबर अटल जी, आडवाणी जी और भैरव सिंह जी शेखावत, इनका जैसे लगता था इतना आत्मीय रिश्ता था, इतना आत्मीय रिश्ता था कि हम लोग जब छोटे कार्यकर्ता थे तो इन तीनों को देखकर हम सबको बहुत ही सुखद अनुभूति होती थी। एक बार जब वह उपराष्ट्रपति बन गए तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने शेखावत जी के बारे में कहा था, मिट्टी से उठकर यह माटी का पुत्र आज पूरे देश के माथे का चंदन बन गया है, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। और मैं समझता हूं कि अटल जी का यह वाक्य स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत के व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। मेरे साथियों, उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि भारत का लोकतंत्र किसी व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं देखता है, बल्कि उसकी मेहनत देखता है, उसकी प्रतिबद्धता देखता है और जनसेवा को सम्मान देता है। उन्होंने संघर्ष देखे, अपने जीवन में अभाव देखे, अपने जीवन में राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन बराबर इस देश के लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी आस्था, भले ही जीवन में विपरीत परिस्थितियों को झेलना क्यों न पड़ा हो, लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था कभी डिगने नहीं पाई। और मैं समझता हूं उन्हें श्रद्धांजलि देना वास्तव में लोकतंत्र की उस पवित्र भावना का सम्मान करना है जो भारत को केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि करोड़ों सपनों का जीवंत गणराज्य बनाती है। यह भाव श्रद्धांजलि देने के परिणाम स्वरूप निकलता है। मेरे बहनों भाइयों, भैरव सिंह जी राजनीतिक सुचिता, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता था उनके पूरे राजनीतिक जीवन में कि उनके दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की कोई दाग लगी हो। सामान्यतः थोड़े समय तक जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, यदि थोड़े समय के लिए भी सत्ता हासिल हो जाती है तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लोगों के दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लग जाते हैं। लेकिन विरोधी दल के लोग भी यह हिम्मत नहीं कर पाते थे कि भैरव सिंह जी शेखावत के ऊपर कोई मां का लाल भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा कर दे, एक ऐसा व्यक्ति था। और वह राजनीतिक शुचिता, राजनीति में काम करते हुए पवित्रता को बनाए रखना, इसके वह पक्के हिमायती थे। और भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के सही मायने में यदि कहा जाए तो जीवंत प्रतिनिधि यदि उस समय किसी को कहा जाता तो हमारे स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत को ही कहा जा सकता था। उपराष्ट्रपति के रूप में यानी राज्य सभापति के रूप में मैं जानता हूं कई परंपराएं उन्होंने प्रारंभ की। मैं भी उस समय राज्यसभा में रहा हूं। पहले कुछ जो तारांकित प्रश्न होते थे, सामान्यतः उनका उत्तर मंत्रीगण देते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि न जितने तारांकित प्रश्न हैं, भले ही एक सांसद को कम समय मिले, लेकिन जिन लोगों ने प्रश्न किया है, जिनकी प्रश्न का उत्तर पाने की उत्सुकता है, सारे तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया जाए। यह परंपरा भारत की संसद में, राज्यसभा में किसी ने शुरू की थी, हमारे स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने की थी। राज्यसभा में उन्होंने सभापति के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए बहुत सारे नई प्रथाएं भी प्रारंभ की हैं। और मैं कह सकता हूं जो कुछ भी उन्होंने किया, राज्यसभा के सभापति के रूप में सार्थक चर्चा का जो रास्ता उन्होंने बताया, उससे संसद की गरिमा घटती नहीं है बल्कि संसद की गरिमा बढ़ती है। साथियों, आप सब जानते हैं और मैंने देखा आकर भी, यहां प्यार से उन्हें लोग बाबोसा कहते थे, बाबोसा कहते थे। और उनके घर पर मिलने वालों का तो हमेशा तांता लगा रहता था। उनके रहते हुए 3 या 4 बार मैं स्वयं राजस्थान में उनके आवास पर आने का मुझे अवसर मिला है।
चाहे किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, सब तो सब छात्रों को भी बिना किसी रोक टोक के वो प्रवेश मिल जाता था, कोई प्रतिबंध नहीं था। यानी जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव था। जनता के साथ केवल सीधा जुड़ाव ही उनका नहीं था, बल्कि आत्मीय रिश्ता था। और सचमुच उनकी यही सोच, उनका यही कर्तृत्व उन्हें सच्चे अर्थों में जननायक बना दिया। उसने यही सोच उनको राजस्थान वासियों की भी जननायक बना दिया। मेरे बहनों भाइयों, यदि हम भैरव सिंह जी शेखावत के राजनीतिक जीवन की बात करें, यह कहना बहुत मुश्किल है कि राजनीति में जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो केवल और केवल स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत को दिया जा सकता है। उनके साथ पूरी टीम थी, लेकिन वरिष्ठतम उसमें थे, और उनका कार्यकर्ताओं के साथ जो सीधा संपर्क था, जिंदा संपर्क था, आत्मीयता और शालीनता का संपर्क था, उसने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया और उनकी छवि दलगत राजनीति से ऊपर उठ गई थी। सभी दलों के लोग उनका सम्मान करते थे और हमेशा, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां ही क्यों न रही हों, स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्य, हेल्दी डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, उनके प्रति हमारे भैरव सिंह जी शेखावत ने अपनी प्रतिबद्धता, अपना कमिटमेंट सदैव बनाकर रखा। और मैं कह सकता हूं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं तो केवल और केवल सरकार बनाने के लिए, लेकिन यह राजनीति करते थे तो सरकार बनाना भी एक उद्देश्य था, लेकिन केवल सरकार बनाने के लिए उन्होंने राजनीति अपने जीवन में नहीं की, बल्कि समाज बनाने के लिए राजनीति की और देश बनाने के लिए उन्होंने राजनीति की। अद्भुत व्यक्तित्व। और आपातकाल के दिनों में, इमरजेंसी के दौरान में, जब लोकतंत्र को कुचला जा रहा था, बड़ी संख्या में लोग सलाखों के पीछे भेज दिए गए, लेकिन उस कठिन समय में भी उनका लोकतंत्र के ऊपर, लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर जो कि विश्वास था, भरोसा था, वह डिगने नहीं पाया। मेरे बहनों भाइयों, वह कहा करते थे कि अगर हमारे देश में लोकतंत्र न होता तो मैं खचरिया आवास के एक साधारण किसान बेटे से ऊपर उठकर खेती करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यदि हमने जीवन में कोई स्थान यदि बनाया है तो जीवन भर लोकतंत्र का एक सच्चा सिपाही रहकर बनाया है, और यदि कोई स्थान मिला है तो इस राजस्थान की जनता के स्नेह, प्यार और मोहब्बत के कारण ही हमको स्थान मिला है, कोई ओहदा मिला है। साथियों, भैरव सिंह जी की समझ सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सारे देश में क्या क्या चुनौतियां हैं देश के सामने, लोगों के सामने, और उसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर भी हमारे भैरव सिंह जी शेखावत बराबर अपनी गहरी नजर रखते थे। यह उनकी दूरदर्शिता ही कही जाएगी कि बहुत पहले ही उन्होंने सुझाव दिया था कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। यह सुझाव यदि किसी ने दिया था तो स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने दिया था। यदि ऐसा होता है तो उनका मानना था इससे धन की भी बचत होगी और समय की बचत होगी, और विकास कार्यों में जो निरंतरता, जो विकास कार्यों में समय समय पर चुनाव होने के कारण अवरोध पैदा होता है, वह अवरोध समाप्त होगा और विकास कार्यों की निरंतरता बराबर बनी रहेगी। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा चल रही है। उसकी नींव यदि मुझे कहना हो यदि किसी ने डाली थी तो भैरव सिंह जी ने बहुत पहले ही उसकी नींव डाली थी। मेरे बहनों भाइयों, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की एक योजना जिसकी चर्चा पहले भी लोगों ने की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रशंसा हुई थी। केवल भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रशंसा हुई थी। और मैं बात यह कह रहा हूं, अंत्योदय योजना जो उन्होंने राजस्थान में प्रारंभ की थी, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूरी भूरी सराहना हुई थी। उनका मानना था कि जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा है वह व्यक्ति है, उसको कैसे संबल दिया जाए, उसको कैसे ताकत दी जाए, और इसी सोच के साथ उन्होंने अंत्योदय वो योजना प्रारंभ की थी।
जिसने समाज के सबसे गरीब और वंचित लोगों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाई थी। साथियों, भैरव सिंह जी शेखावत का सपना था कि राजस्थान की धरती पर हर घर में खुशहाली हो, हर हाथ को काम मिले और हर व्यक्ति अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से जी सके। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए देश और राजस्थान दोनों ही आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और यह बात भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते अथवा सरकार का, मंत्रिमंडल का एक सदस्य होने के नाते मैं नहीं कर रहा हूं, आज सारा विश्व इस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ऊंचाइयों को छू रहा है। बहनों भाइयों, पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब कभी भारत कुछ बोलता था तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए देश और राजस्थान दोनों ही विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज समय के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा बराबर उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर राजस्थान की सेवा करने की भरपूर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की बात करूं मेरे बहनों भाइयों, तो मुझे याद है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मैं यहां केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आया था और उस समय भजनलाल जी शर्मा को यहां के विधायकों ने अपना मुख्यमंत्री चुन दिया था। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति का, प्रोग्रेस के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, प्रगति के हर मापदंड पर भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोई माने या न माने, लेकिन लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए जो मैंने अनुभव किया है, मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, 2 साल का समय राजनीतिक क्षेत्र में, यह कोई दावा नहीं कर सकता कि हम पूरे 2 साल में किसी भी क्षेत्र को तो किसी राज्य को हम स्वर्ग बना देंगे, कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, 2 वर्ष के अंदर जो कुछ भी मैंने देखा है, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं उत्तर प्रदेश का, जिस तरीके से इस राज्य को आगे बढ़ाने की वह कोशिश कर रहे हैं, बराबर गांव तक जाकर अपने माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। लंबे राजनीतिक जीवन का जो हमारा अनुभव है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं एक बहुत ही सफल और कामयाब मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजनलाल जी शर्मा का भविष्य में नाम लिया जाएगा। शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, कृषि हो, उद्योग हो या अन्य क्षेत्र हो, राजस्थान लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक उदाहरण मैं यहां पर रखना चाहूंगा। यहां की पानी की समस्या किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन एक आंकड़ा मुझे दिया गया है। 2019 में राजस्थान में, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहूंगा कि आंकड़ों को लेकर कभी कभी विवाद खड़े होते हैं, इसको वेरीफाई कर लें, सत्यापित कर लें। 2019 में राजस्थान में मात्र 11.68 लाख ग्रामीण घरों में ही नल के पानी के कनेक्शन थे, यानी केवल करीब 10.84% ग्रामीण परिवारों तक नल का पानी पहुंचा था। लेकिन मार्च 2025 के आते आते राज्य के लगभग 60.29 लाख ग्रामीण घरों में नल से जलापूर्ति करा दी गई है। इसके लिए भी मैं भजनलाल जी शर्मा को बधाई देता हूं। और बहनों भाइयों, यह केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि ग्रामीण जीवन में आए परिवर्तन का प्रमाण है। मैं इसके पहले इस सभा में था, किसी ने पूछा कि आपके गांव तक पानी पहुंच रहा है, लोगों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया और कहा कि नहीं, पानी पहुंच रहा है। और मैं कह सकता हूं कि भजनलाल जी शर्मा, भैरव सिंह जी शेखावत के अंत्योदय के सपने को साकार करके रहेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और बहनों भाइयों, पर्ची की प्रथा से बराबर दूर रहते थे। आपने देखा होगा नेताओं के यहां लोग जाते हैं, भाई पहले पर्ची दो तब नेताजी से मिल पाओगे।
कभी भी भैरव सिंह जी शेखावत ने अपनी पर्ची व्यवस्था अपने यहां नहीं लागू करने दी। जो भी कैंपस पे घुस गया उसे भैरव सिंह जी शेखावत से मिलना ही मिलना, ऐसा उनका था, व्यक्तित्व था। उन्होंने राजस्थान के किले और हवेलियों को भी हेरिटेज होटल्स में बदलने का जो भी काम किया है, मैं समझता हूं उसने पर्यटन को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। 3 बार मुख्यमंत्री होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे, जबकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की जितनी लोकप्रियता आज है, हिंदुस्तान में उतनी लोकप्रियता नहीं थी। बहुत ही कम राज्यों में सरकारें बना करती थी। उस समय प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो बने रहे। और वैसे तो बहनों भाइयों, इस देश में आज तक करीब 131 बार 131 टाइम्स 131 बार राज्य सरकारों को धारा 356 लगाकर हटाया गया है, जिनमें से 100 बार तो केवल कांग्रेस की केंद्र सरकार ने यह काम किया। क्षमा कीजिएगा, इसके बावजूद उन दिनों राजनीतिक कटुता देखने को नहीं मिलती थी। उसका कारण था, व्यवहार था, तो राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत का ही व्यवहार था। आजकल तो कुछ लोग चुनाव हार जाने के बावजूद अपनी राजनीतिक कटुता के कारण इस्तीफा ही देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन कभी भी राजनीतिक कटुता को उन्होंने अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। और मुझे याद है, और इसकी चर्चा होती थी कि बराबर प्रतिपक्ष में रहते हुए जब मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो प्रतिपक्ष के नेता भैरव सिंह जी शेखावत थे। बराबर भैरव सिंह जी शेखावत के ऊपर तीखे प्रहार करते थे। लेकिन जब भैरव सिंह शेखावत इस राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए, तो उसी भैरव सिंह जी शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री सुखाड़िया जी को राजस्थान का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कहने से भी संकोच नहीं किया, उससे भी कहने से परहेज नहीं किया। राजनीति में मतभेद कभी मनभेद और राजनीतिक कटुता के कारण नहीं होने चाहिए। राजनीति में मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद या कभी मतभेद में नहीं बदलना चाहिए, और इसके कारण राजनीतिक कटुता भी नहीं पैदा होना चाहिए। यही हम लोगों ने भैरव सिंह जी और अटल जी जैसे वरिष्ठ नेताओं से सीखा है। और बहनों भाइयों, कई बार राजनीतिक सौम्यता को लोग कठोर निर्णय के लेने में अक्षम ऐसा मान कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई है कि ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोगों को भैरव सिंह जी और अटल जी जैसे नेताओं से सीखना चाहिए। और बहनों भाइयों, इस समय मई का महीना चल रहा है। आज के 26 साल पहले इसी राजस्थान की वीर भूमि पर भारत ने 1 नहीं 5 परमाणु परीक्षण किए थे इसी राजस्थान की वीर भूमि पर। और उस समय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे और हमारे आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। जबकि भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में न्यूक्लियर पावर, आणविक शक्ति के रूप में खड़ा हो गया। परमाणु परीक्षण के कारण विदेशों का प्रतिबंध भी हम सबको झेलना पड़ा। कई तरह की चुनौतियां सामने आई, मगर उस समय की सरकार ने, अटल जी की सरकार ने हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया। और बाद में कई देशों ने कुछ ही समय के बाद भारत के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे, उसे वापस कर लिया। और मेरे बहनों भाइयों, पूरी दुनिया ने भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति का दर्शन पिछले दिनों ट्रेड टैरिफ मामले में किया है। वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया की जो क्राइसिस चल रही है, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस कुशलता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, मैं विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी सरकार है पे केवल प्रशंसा कर रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं। जो दुनिया में इस समय किसी देश ने नहीं हुआ, उल्टे भारत ने इन विपरीत परिस्थितियों में 38 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। बहनों भाइयों, जो ट्रेड के इतिहास में आज तक का यह मील का पत्थर बन गया। यह कोई सामान्य बात नहीं है कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में सारा विश्व ही युद्ध में उलझा हुआ हो, उसके बाद भी 38 देशों के साथ इस प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट कर लेना, ट्रेड के इतिहास में मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह एक अनोखा मील का पत्थर बन गया है।
और उसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका को भी अपने टैरिफ की दर घटानी पड़ी है। यह राजस्थान की धरती, यह वीरभूमि के साथ व्यापार भूमि भी है और यहां के लोगों ने व्यापार और व्यवसाय करने में भी अपना सिक्का भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित किया है। अमेरिका में भी चले जाइए तो आपके राजस्थान के लोग व्यापार में मिल जाएंगे। और बहनों भाइयों, आप लोग समझते हैं, चाहे कैसी भी चुनौती आ जाए, भारत का सामर्थ्य किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत रखता है। भारत का यह राष्ट्रीय चरित्र है कि जब जब विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हैं, भारत निखर कर सामने आता है। सारे विश्व में इस समय प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, अस्वस्थ रहिएगा, विश्वास के दिलाकर जाना चाहता हूं, भारत इसमें भी निखर कर आएगा और भारत को 2047 आते आते विश्व की महाशक्ति बनने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। देश इस समय सही दिशा में जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या जनता को करना चाहिए कि विदेशी यात्राओं में कमी करें, कम से कम 1 साल तक सोना न खरीदें, कई गाड़ियां साथ लेकर चलते हैं तो उसमें कमी लाएं। हम लोगों ने ला दिया, 50% से भी कम कर दिया है। और बहुत ज्यादा विदेशों में घूमने के चक्कर में न पड़े, यह सब सारा आह्वान किया है। और मैं कह सकता हूं कि देश की जनता उसमें पूरी तरह से मदद कर रही है। और बहनों भाइयों, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि भैरव सिंह जी शेखावत जैसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे यहां पर अवसर मिला है। और एक घटना उनके जीवन की मुझे याद है, उसका उल्लेख करने के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। उनके यहां सीताराम करके कोई एक उनके साथ काम करता था। क्या थे सीताराम? रसोइया थे। एक बार वो फ्रांस गए थे, भैरव सिंह जी शेखावत, सीताराम भी साथ गए थे, कई लोग साथ गए थे। वहां का एल्फिश टावर बहुत ही ऊंचा टावर है। जब शेखावत जी उस एल्फिश टावर पर पहुंचे तो सभी लोगों को देखा, लेकिन सीताराम जब नहीं दिखाई दिए तो उन्होंने पूछा, भाई सीताराम कहां रह गए? आप ये कल्पना करिए, घर में काम करने वाले एक व्यक्ति की इस हद तक जाकर, वो भी किचन में काम करने वाले, रसोई घर में काम करने वाले, फ्रांस में एल्फिश टावर के ऊपर खड़े होने के बावजूद याद यदि किसी की आई तो परिवार के किसी अन्य सदस्य की नहीं आई तो सीताराम की याद आई। और लोगों ने कहा सीताराम वहीं छूट गए हैं होटल में, तो उन्होंने कहा, अरे याद रखिए, हमारे जाने के पहले सीताराम यहां आने चाहिए और सीताराम को भी एल्फिश टावर पर चढ़ाकर पूरे फ्रांस का दर्शन, पेरिस का दर्शन कराया जाना चाहिए। यह है उनका व्यक्तित्व। बहनों भाइयों, ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा यहां लगाई गई है। और जिन लोगों ने भी लगाई है, पार्टी के लोगों ने, सरकार के लोगों ने, गजन सिंह जी शेखावत ने, मैं सबके प्रति इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से यह प्रतिमा सदैव राजस्थान वासियों को प्रेरणा देती रहेगी और मूल्यों के प्रति राजनीति में प्रतिबद्धता बनाकर रखनी चाहिए, यह संदेश भी देती रहेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।